रहे होंगे। तो मैं आपके लिए जो है बिजनेस स्टडी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो आपके CUT 2026 और आगे भी जो है काम आने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, फटाफट कॉपी पेन लीजिए और जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँ आपने जो है अपनी कॉपी में शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लिखवाऊँगा, जिसे आप जब भी आप अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे और 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है अच्छे तरीके से पढ़िए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड पढ़ ली तो आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी बिजनेस स्टडी CBSE के टाइम पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए जो है मैंने वीडियोस जो है अपलोड करनी है, बनानी है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो CBA जो आपका CUT है, इसमें जो मोस्ट टॉपिक जो हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा डीपली हमें जब पढ़ना है, क्योंकि डीपली इसलिए भी पढ़ना है कि MCQ इन्हीं अंदर से ही आएंगे, यानी ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। MCQ जो होंगे थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और जो है आपने, जैसा मैंने आपसे कहा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपको जो है अच्छा जो है रिजल्ट लाना है, तो ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको जो डेफिनेशन है किन के थ्रू मिले। आपको पता है मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उन FW जो है, FW टेलर जो है, इनके थ्रू जो है एक डेफिनेशन दी गई है और एग्ज़ाम में इन्हीं की डेफिनेशंस को थोड़ी सी लाइन आपने देखनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कहूँ ये तो मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग है, डेफिनेशन नहीं है। मीनिंग कहता है कि मैनेजमेंट इज अ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। देखो, किसी का कोई इंडिविजुअल गोल जो है अचीव नहीं करता मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो है एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 1। तो ये तो मीनिंग में समझ में आ रहा है कि सर हम एक ऐसा प्रोसेस जनरेट करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं। अब अगर मैं समझो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं सेल करता हूँ, मोस्टली बॉटल्स वगैरह सेल करता हूँ, तो मेरा एक अचीवमेंट रहेगा या मेरा एक गोल रहेगा कि इस साल मैं 1 लाख से 1.5 लाख तक की बॉटलें जो है सेल करूँ ऑनलाइन। तो ये मेरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। अब इसको अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस इसमें लगेंगे वो सारे मैनेजमेंट है। ठीक है। और प्रोसेस में भी कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेसिंग की बात कर रहा है तो इसमें प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है ना, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि यही पांचों जो हैं मैनेजमेंट के पार्ट बनते हैं। तो मैंने क्या कहा, मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा, FW टेलर के थ्रू जो डेफिनेशन है वो पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, FW टेलर्स ने जो है डेफिनेशन में क्या लिखा, कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो एक तरह से ये चीज़ आपने इसमें से पकड़ लेनी है कि टेलर साहब ने कहा कि ये एक तरीके का आर्ट है, नंबर 1, यानी कि ना ही ये साइंस है ना ही ये प्रोफेशन है, ये क्या है, एक आर्ट है। ठीक है। तो यहीं से आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा और याद रखना कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हीं से आप जो है फटाफट MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो टेलर साहब ने कहा ये एक आर्ट है, ठीक है ना, किसी भी काम को, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के रिगार्डिंग हम जो भी काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्ट है। और दूसरा ये चीपेस्ट वे है, ठीक है ना, चीपेस्ट वे। ये 2 पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और अगर ये स्टेटमेंट में कहीं भी दिखाओ कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड डू वर्क विद अ चीपेस्ट वे, ठीक है, तो समझ जाना ये किन्होंने ये डेफिनेशन बताई है, FW टेलर। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ मीनिंग नहीं, हम तो CBSE बोर्ड में मीनिंग पढ़ के गए थे, है ना, तो मीनिंग मैटर नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि वो मीनिंग का टाइम गया। अब हमें डेफिनेशंस बतानी होगी कि किन एज अ
ऑथर ने जो है डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से लिखा है मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मोस्टली जो है फेमस जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ही हैं, तो इनके थ्रू जो भी डेफिनेशंस लिखी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है यहाँ पर ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझने के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हो। जो इफ़ेक्टिवनेस है, नंबर वन, इफ़ेक्टिवनेस क्या कहता है? इफ़ेक्टिवनेस कहता है कि काम को, यानी जो भी आपको जॉब दी गई है उसको टाइम पे करना, टाइम पे, ठीक है, चाहे जितना कॉस्ट लगे, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी कहता है कि हमें जो है टास्क, यानी जो भी जॉब है वो कंप्लीट करने हैं कॉस्ट कटिंग से, ठीक है ना, यानी कि हमें कॉस्ट कम से कम रखना है, मिनिमम कॉस्ट पे रखना है, ठीक है। टाइम लग सकता है, टाइम इसमें जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें है कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग, ठीक है, कॉस्ट कटिंग इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो याद रखना, अगर आपसे घुमा के कोई भी क्वेश्चंस पूछ ले तो ये देख लेना कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, यानी इफ़ेक्टिवनेस में जो है टाइम को इम्पॉर्टेंट दी जाती है, यानी कि कोई भी काम करना है वो टाइम पे करना है, ठीक है। सपोज़ करिए कोई इमरजेंसी वर्क आ गया कि भाई हमें इतना ऑर्डर चाहिए और ये 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली हमें इफ़ेक्टिवनेस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम पे जो है कंप्लीट करना है। और एफिशिएंसी कि भाई उसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, आप जो है कम से कम कॉस्ट में जो है सामान को रेडी कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एफिशिएंसी में है, क्योंकि इसमें टाइम मैटर नहीं करता, उसने आराम से आपको दे रखा है कि आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में केस स्टडी आपसे पूछता है कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पार्ट कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस में जो है टाइम पे फोकस किया जाता है, जबकि इस पे जो है कॉस्ट कटिंग पे फोकस किया जाता है। बस अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो समझ लो आपका काम हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं, चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले या फीचर पूछ ले, किसका? मैनेजमेंट का। तो हालांकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, बट आपसे तो एमसीक्यू पूछेगा, तो इसीलिए जो है आप एक्सप्लेनेशन के लिए तो साइड में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन आपका फोकस किस पे होगा? इन हेडिंग्स पे, ठीक है ना। हेडिंग्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। पहले तो मैं बात करूं फर्स्ट कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कहने का मतलब ये है, जो मैनेजमेंट है वो हमेशा उसी पे वर्क करता है जो आपने सामने वाले को टारगेट दे रखा है, जो सामने वाले को आपने गोल दे रखा है कि हाँ जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे 1 से 1.5 लाख जो है बॉटलें सेल करनी है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है जिसे मुझे अचीव करना है। तो पूरा मैनेजमेंट जो है इसी पे वर्क करेगा कि हाउ टू कंप्लीट 1 to 150 lakh फॉर द बॉटल ऑफ द सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है कि पूरा मैनेजमेंट जो है इसी चीज़ पे काम करेगा। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट को बस आप एक डायरेक्शन दे दीजिए कि मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन ये कि हाँ जी आपको ये काम करना है, तो मैनेजमेंट उस पर पूरे तरीके से काम करेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है, नंबर 1। चलिए दूसरा क्या है जी, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव नेचर। क्या कहने का मतलब है इसका? कह रहे हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल नेचर, यानी ये हर जगह वैलिड है, इसको कोई मतलब नहीं कि साइज़ क्या है, नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, ये एवरी लेवल पे फिट हो सकता है, यानी कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। यानी मैनेजमेंट हर जगह वैलिड है और बिना मैनेजमेंट के वर्क इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आपका वर्क क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपल डायमेंशनल, यानी कि वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है इट इज़ अ मल्टी dimensional as the involve management as a work, people and operation. Yani every organization established doing some work, the management has ensured the participation of its people, realization of the organization goal, and also management need to conduct various operation, production, sale, purchase, etc. कहने का मतलब ये है कि ये सब जगह यूजेबल है,
चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट को अगर आप एक बार करके छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है, ये डायनेमिक नेचर का होता है, इसीलिए जो है नेक्स्ट है ये रहा डायनेमिक। तो कहने का मतलब ये है कि इसे आपने बार बार करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है, तो ही मैनेजमेंट सक्सेस हो पाएगा। एक बार मैनेजमेंट करने के बाद आप ये है कि चलो हम 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू आपका पक्का पूछता है कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेना कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि एक इंडिविजुअल अकेला जो है मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोल दिया कि एक तरीके का ग्रुप एक्टिविटी है। और जैसा कि मैंने कहा ये डायनेमिक नेचर का है, यानी कि हमेशा इसमें जो है चेंजिंग आते रहेंगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हमें भी जो है चेंजेस करने हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल कहने का मतलब ये है कि ये दिखाई नहीं देता, जब गोल अचीव हो जाता है तब पता चलता है हाँ जी हमने इस तरीके से मैनेजमेंट को किया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये दिखाई नहीं देगा, शो नहीं होगा, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट कैसे किया गया है। बस जब आपने अचीव कर लिया गोल को तो समझ लो कि आपका काम हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पे मैनेजमेंट जो है एक तरीके से इफेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड, आपको जो है फीचर्स भी समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कहता है, पहली चीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है ना। कोई पर्सनली कोई काम नहीं करता, ये किसके रिगार्डिंग काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है ना। यानी कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे ही काम करेगा, चाहे अगर उसे सरवाइव करना हो या प्रॉफिट कमाना हो या अपनी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना हो। जो गोल है इन तीनों में से हो सकता है या तीनों मिलाकर भी हो सकता है, ठीक है ना, इस पे काम किया जाता है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि सर मैनेजमेंट ये कहता है कि आप जैसा सामने वाले को टारगेट दोगे या गोल दोगे, मैनेजमेंट उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आपको चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे अदर कॉम्पिटिटिव से, तो सरवाइव के रिगार्डिंग काम करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट को कहोगे कि सर आपने ऐसे मैनेज करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, तो आपका मैनेजमेंट उस काम में लग जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो कहने का मतलब यही है कि आप मैनेजमेंट को जैसा वर्क दोगे, जैसा गोल आप सामने वाले को दोगे, वो उसी तरीके से उस पर काम करेगा। अच्छा, सोशल ऑब्जेक्ट भी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट हैं तो वैसे ही आपके सोशल ऑब्जेक्ट हैं। सोशल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ये भी ध्यान में रखता है कि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। इसीलिए सोसाइटी को जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, वो भी किस पे, फेयर प्राइस पे, ठीक है ना। एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट पे भी काम करता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन गोल में कह रहा प्रॉफिट, तो सामने वाले को चीप क्वालिटी का गुड्स देंगे तो वो लेगा क्या। तो इससे जो आपका है सोशल ऑब्जेक्ट हार्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, सोशल ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। यानी कि सोशल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आपसे पूछ लेगा, पहली चीज़ सामने वाले को क्वालिटी अच्छी देनी है और वो भी फेयर प्राइस पे देना है, ठीक है। उसके बाद जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ETC, कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि आपके 2 लोगों की ज़रूरत है तो आप एम्प्लॉय के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप मशीनों का कम इस्तेमाल करें एंड लोगों से आप जो है काम कराइए, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव टू फुलफिल पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड ऑल्सो रिकंसिल देयर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिवनेस, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं सैलरी, पर्सनल ग्रोथ एंड
पर्क ऑफ एम्प्लॉय। कहने का मतलब है कि देखो, अगर एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, आपके सारे टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, तो आपने उसके बारे में पर्सनली सोचना पड़ेगा। चाहे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी हो, चाहे उसका पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, ये चीज़ें आपको उसके बारे में सोचनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एक कहने का मतलब है मैनेजमेंट इन तीनों को लेके चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। और मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से एक MCQ का क्वेश्चन जरूर बनेगा, जिसमें आपसे जो है एक सिचुएशन दे देगा, अगर वो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ से रिलेटेड है तो ये और मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी। और अगर वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया जी, सोशल ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर वो एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, सैलरी के बारे में बात कर रहा है, तो वो उसका जो है पर्सनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से MCQs आपके पास आ सकते हैं, प्लीज़ केयरफुल रहना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंस भी मैटर करता है ना, तो इम्पोर्टेंस भी एक बार देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस कह लो या इसे ही सिग्निफिकेंस कह लो, दोनों का मतलब सेम है। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैंने अभी कहा कि ये एक कोई इंडिविजुअल काम नहीं है, इन्हें एज अ प्रॉपर ग्रुप के थ्रू ही काम किया जा सकता है। तो जो ग्रुप बनाए गए हैं और वो सारे ग्रुप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सब मैनेजमेंट अच्छा किया है तो ऑब्वियसली आपका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अभी हमने क्लैरिफाई किया कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है। एफिशिएंसी कहता है, अभी मैं दोबारा से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी ये कहता है कि आपने जॉब करनी है, साथ साथ आपने कॉस्ट कटिंग भी करनी है। कहने का मतलब है काम कंप्लीट करना है लेकिन कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर जितना आप प्रॉफिट दोगे वो आपके लिए भी इतना ही सोचेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एफिशिएंसी जो है बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता ही करता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि एक बार इसमें भी पढ़ लो, क्योंकि मैं हेडिंग से ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज आप इसमें पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज अडॉप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। यानी कि टाइम टू टाइम जो है मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, क्योंकि डायनामिक नेचर का सीधी सी बात है होता है। तो आप मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करके आपको सर्वाइव एंड ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने इसको भी ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि व्हाट इज़ द पर्सनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ कि मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है किसमें, इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लो जी, जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है उसी को तो अचीव करने का काम है हमारा, तो इम्पोर्टेंस तो इसी में ही आ जाता है। तो इसीलिए जो है चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ से टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपके MCQs नहीं आएंगे जितना मैंने इसमें अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में से क्वेश्चन में क्या आ सकता है। चलिए, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि पहले तो कहता है कि बताइए क्या मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है। तो आपको कैसे पता करना है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। पहली चीज़, किसी भी आर्ट को करने के लिए आपको पहले उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरी ये आर्ट है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है उससे पहले सामने वाले को उस चीज़ की नॉलेज है, इसलिए वो आपको पढ़ा रहा है, तो ठीक है ना। तो या अगर मैं कहूँ कि एक पेंटर है, अब आप देखो कि पेंटर एक तो होता है कि नॉर्मली शुरू से प्रैक्टिस कर रहा है और एक पेंटिंग कर रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं ना
वो अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं और किस तरीके से शेप वगैरह करना हो वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद फिर उसके बाद प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। या आप ऐसा समझ लीजिए, देखो यार मैं सिंपल सी बात करता हूँ और आपको एक मैं बता दूँ कि एक होता है क्योंकि हम नॉर्मली अब कहीं भी शोरूम में जाते हैं या कहीं भी कार वगैरह या बाइक वगैरह ठीक कराने जाते हैं तो वहाँ आपको दो टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है जिसे हम उस्ताद कहते हैं, यानी कि उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, वो बस प्रैक्टिकली काम कर रहा है और उसको नॉलेज है कि भाई अगर कोई कार में कोई खराबी आई और आप उसे बताओ कि सर ये चीज़ें हो रही है तो बताइए क्या कमी है, वो फटाक से बता देता है, ठीक है, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल अच्छा खासा है बट उसने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा। और नॉर्मली अगर हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग जो है पहले थ्योरेटिकली प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, इंजन कैसे स्टार्ट है, इंजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो पढ़ने के बाद फिर आगे चल के वो जो है मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है एक आर्ट के लिए। तो मैनेजमेंट में भी कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी जो मैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है बात बता रहा था कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है इसीलिए आप प्रैक्टिकली इसे कर सकते हो। तो हाँ इस पे तो खरा उतरा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यस मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है। दूसरा कहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, क्या इसे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ी है बुक से अब उसे आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि बेस ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर भी जो है बिल्कुल ठीक है, यानी तीनों पॉइंट जो कहा जिसपे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है वो तीनों पे टिक है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन कहता है हाँ जी, मैनेजमेंट कैन बी से टू एन आर्ट इट इज़ सेटिस्फाई ऑल क्राइटेरिया। कहने का मतलब है मैनेजमेंट क्या आर्ट है? यस मैनेजमेंट जो है वो क्या है? आर्ट है, करेक्ट। तो अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो अगर मैं कहूँ नेक्स्ट क्या है आपका, अब आपको ये सेटिस्फाई करना है ये सेटिस्फाई करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट में भी जो है साइंस मतलब प्रॉपर तरीके से नॉलेज होती है किसी भी काम को करने के लिए, यानी मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। और साइंस का भी यही है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो प्रैक्टिकली कर रहे हो तो ऑब्वियसली पहले आपको प्रॉपर तरीके से उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो यस सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। दूसरा प्रिंसिपल बेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल आपने अगर देखा हो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जो कि हेनरी फ्यूल्स के हैं, ठीक है ना, टेलर के भी हैं, और उसी को हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो यस दो टिक तो है, लेकिन तीसरा है कि क्या यूनिवर्सल वैलिड है या नहीं है, वहाँ पे एक क्रॉस लग गया, यानी तीन में से दो तो ठीक है और एक पे क्रॉस लग गया है। तो कंक्लूज़न क्या निकल के आती है भाई? कंक्लूज़न निकल के ये आती है कि ये एक तरीके का प्रॉपर साइंस नहीं है, ये एक तरीके का इनएक्ट साइंस है, या इसे कह दो सॉफ्ट साइंस है, या आप इसे सोशल साइंस कह सकते हैं, बट इसे आप एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। बाकी ये दो पॉइंट्स ओब्वियसली मैच करते हैं मैनेजमेंट में भी और इसमें भी, लेकिन जब मैं यूनिवर्सल वैलिडिटी पे बात जाता है तो वहाँ पर ये थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक सोशल साइंस है या सॉफ्ट साइंस है या इनएक्ट साइंस है, ठीक है ना। चलिए थर्ड, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरह वर्क कर सकता है, देख लेते हैं। आपको नॉलेज है, बिल्कुल है जी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, लो जी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में यहाँ कट हो गया है, ठीक है। दूसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन, बिल्कुल मैनेजमेंट हर कोई थोड़ी कर सकता है, प्रॉपर इसकी नॉलेज होती है और वही इसमें जो है प्रॉपर तरीके से गाइड करता है और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काम करता है। सर्विस मोटिव, बिल्कुल नहीं। क्रॉस, तीन क्रॉस दिख रहे हैं ना आपको, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिंस डज नॉट मीन एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन हैड हैंस इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई तीन क्रॉस है और यहाँ दो क्रॉस है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है
प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मैनेजमेंट आर्ट है। यस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? आप कहोगे एक सोशल साइंस है। ठीक है, और तीसरा, क्या ये प्रोफेशन है? तो आंसर इज, ठीक है। तो क्या आपको ये याद रहेगा? एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियोस में प्रॉपर मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लेना, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करेंगे, और ये यूनिट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं, और अगर आपको अच्छा इफेक्टिव